Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the MCQs of Autonomic Nervous System Pharmacology, chapter number 6 of Mini Kaizen. Let's start. A 3-year-old child has been admitted to the emergency department having swallowed the contents of 2 bottles of a nasal decongestant. Important points को highlight कर लेते हैं. The active ingredient of the medication is a potent selective alpha adrenoreceptor agonist drug. Which of the following is a sign of alpha receptor activation that may occur in this patient? सिनेरियो आपको समझ आ गया है. इसको अब हमने देखना है आंसर. जब बच्चे ने मतलब एक बोतल के अंदर के कंटेंट्स पी लिए हैं, उस बोतल के अंदर अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्ट था. अब अल्फ़ा रिसेप्टर्स का जो हमें पता है फंक्शन क्या होता है, इसमें सारे आंसर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट आंसर जो है ब्रोंकोडाइलेशन, जबकि अल्फ़ा रिसेप्टर एक्टिवेशन में होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. ये ब्रोंकोडाइलेशन इसका इफ़ेक्ट नहीं है, ये बीटा रिसेप्टर्स का है इफ़ेक्ट. कार्डिक एक्सेलरेशन टैकीकार्डिया, इसमें भी टैकीकार्डिया नहीं होता है. टैकीकार्डिया जो वो हार्ट कार्डिक इफ़ेक्ट से वो मेनली रिलेटेड होते हैं बीटा 1 और बीटा 2 से. और उसके बाद थर्ड है प्यूपिलरी डायलेशन. इसमें ये होता है कि रेडियल फाइबर जो होते हैं आयरस के वो कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्यूपिलरी डायलेशन हो जाती है और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं मिडरियासिस. ये इसका आंसर बनता है. नेक्स्ट दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं. रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनीज़, ये भी बीटा एड्रेनोरिसेप्टर से रिलेटेड है. और वेजोडाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन, इसका भी अल्फ़ा रिसेप्टर से कोई लिंक नहीं है. नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं हम. मिस्टर ग्रीन इज़ अ 60-year-old मैन विद पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन of 170/110 mmHg. He is to receive minoxidil. Minoxidil एक वो है ड्रग है. Minoxidil is a powerful arterial vasodilator that does not act on autonomic receptors. Which of the following effects will be observed if no other drugs are used? ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है ये ड्रग. तो इन्होंने इफ़ेक्ट्स पूछे हुए हैं, अगर सिर्फ यही ड्रग यूज़ की जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. अब ये देखिए, इन्होंने पहले बताया हुआ है इसमें कि ये वेजोडाइलेटर ड्रग है. अब वेजोडाइलेटर ड्रग है तो जिसने डायरेक्ट वेजोडाइलेशन करवानी है वहाँ पे ये होगा, वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा. अब वो जो है ना, जब वही ब्लड जो उसके बैरोरिसेप्टर्स के पास से गुजरेगा तो बैरोरिसेप्टर्स को पता चलेगा कि बॉडी में ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हुआ है. तो वो हार्ट को सिग्नल्स भेजेंगे वागस नर्व के थ्रू, तो कि एक्टिविटी ज़्यादा कर दो. हार्ट एक्टिविटी ज़्यादा कर देगा, अपनी कंट्रैक्टिविटी ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा और इंक्रीज कार्डिक कंट्रैक्टिविटी. ऑप्शन ए सही है इसका. अगले ऑप्शन देख लेते हैं. टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज कार्डिक आउटपुट. जो टैकीकार्डिया हो रहा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कैसे हो सकती है, कार्डिक आउटपुट तो बढ़ेगी, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा. डिक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड डिक्रीज कार्डिक कंट्रैक्टिविटी. कार्डिक कंट्रैक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो ये भी नहीं बन रहा. डिक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड इंक्रीज साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनी. इस ऑप्शन की भी कोई सेंस नहीं बन रही. मीन आर्टरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इस केस में जो है ना मीन आर्टरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा. तो लास्ट ऑप्शन है नो चेंज इन मीन आर्टरी प्रेशर एंड डिक्रीज कार्डिक कंट्रैक्टिविटी, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता. नेक्स्ट MCQ. फुल एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ लाइकली टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स.
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो कौन से इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। ब्रोंकोडाइलेशन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी। और डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ये भी नहीं है क्योंकि मोटिलिटी यहाँ पे बढ़ती है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होने की वजह से। इंक्रीज थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग, तो थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग जो मेनली इनर्वेटेड होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से होती है, तो इसलिए इसका भी यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता। फोर्थ, इंक्रीज पिपुलरी कंस्ट्रिक्टर टोन, तो ये ऑप्शन बनेगा। वजह ये फाइबर्स जो हैं ये इसके अंडर होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के। और लास्ट ऑप्शन जो है इंक्रीज हार्ट रेट टैकीकार्डिया, जबकि इस केस में हमारे पास ब्रैडीकार्डिया होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 4, 5 डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम दी हुई है। फॉर दिस क्वेश्चन यूज द अकम्पनिंग डायग्राम। अज्यूम द डायग्राम कैन रिप्रेजेंट आइदर अ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है अज्यूमिंग द स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ thoracolumbar system, norepinephrine acts at which of the following sites in the diagram। thoracolumbar system है हमारे पास। thoracolumbar का मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को कहते हैं thoracolumbar। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ये नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट कर रही है। thoracolumbar में मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम में याद रखें नॉरएपिनेफ्रिन ने 2 जगह एक्ट करना होता है। एक परीसिक नर्व टर्मिनल पे, वहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, और जो पोस्ट साइनेप्टिक पे करती है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे। अब यहाँ पे देख लें प्री साइनेप्टिक कौन सा बन रहा है हमारे पास। इफेक्टर सेल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे साइड 1 और 2 देख लें, ये तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। उसके बाद आ जाए 1 और 2 से भी कोई लेना देना नहीं है। साइड 3 और 4, साइड 3 ये प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक है, ये भी नहीं बनता। साइड 5 और 6 इस पे ये है कि ये प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, यहाँ पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करेगा ये नॉरएपिनेफ्रिन। और 6 जो है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह लें इसको, तो यहाँ पे भी एक्ट करेगा नॉरएपिनेफ्रिन। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास साइड्स 5 और 6। इफ़ द नेक्स्ट MCQ, इफ़ द इफेक्टर सेल in the diagram is pupillary constrictor smooth muscle, which of the following receptor types is denoted by structure 6। pupillary constrictor muscle है अगर तो structure 6 पे कौन सी साइड बन रही है। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट की बात आ गई है कि pupillary dilator muscle जो होता है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा एड्रीनल रिसेप्टर, और जो प्यूपरी कंस्ट्रिक्टर मसल होता है वो हमारे पास मस्कुलिनिक होता है, जो M3 होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर। ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो इसलिए अगर हमें याद होगा तो हम ये MCQ सही तरह पिक कर सकते हैं। M3 रिसेप्टर ये मतलब 6 पोजीशन पे हम देख लें इफेक्टर सेल है। इफेक्टर सेल कौन सा इन्होंने पूछा, पिपुलरी कंस्ट्रिक्टर स्मूथ मसल। मैंने आपको बताया पिपुलरी डायलेटर मसल जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा 1, और पिपुलरी कंस्ट्रिक्टर मसल जो होते हैं वो मस्कुलिनिक होते हैं, और ये M3 इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निकोटिनिक रिसेप्टर साइट्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। इसमें जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है B, C, D और E जो ऑप्शंस पे जो हमारे पास ऑप्शन इन सारी जगहों पे होते हैं, सिर्फ ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे जो है यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं
Question number 7. Several children at summer camp were hospitalized with symptoms thought to be due to ingestion of food containing botulinum toxin. Which of the following signs or symptoms is consistent with diagnosis of botulinum poisoning? बोटुलिनम पॉइजनिंग में होता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन ने ये जो होता है हमारे पास है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, इसमें जो एसिटाइल कोलिन ने जब न्यूरॉन से निकलना होता है तो वहाँ पे आके बोटुलिनम टॉक्सिन जो है अटैच कर जाता है और वहाँ पे उसको निकलने नहीं देता, न्यूरोट्रांसमीटर को निकलने नहीं देगा। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी और वो आगे प्रॉपर नर्व इम्पल्स के लिए वो ट्रैवल नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्रोंकोस्पाज़म तो उस कंडीशन में होगा भाई जब जहाँ पे ज़्यादा नर्व इम्पल्स जा रही है, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है। डायरिया भी उसी कंडीशन में होगा। स्केलेटल मसल स्पाज्म ये भी उसी कंडीशन में होगा। हाइपर वेंटिलेशन ये भी सारी उसी कंडीशन में होगी जब बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमिशन हो रही है। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर जा नहीं रहा गया, उसकी वजह से जो हमारे पास इफ़ेक्ट आएगा वो होगा साइक्लोप्लीजिया। साइक्लोप्लीजिया क्या है कि जो पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन, तो ये होगा हमारे पास इफ़ेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर एजेंट नॉर्मली रिलीज्ड इन द साइनोएट्रियल नोड ऑफ द हार्ट इन इन रिस्पॉन्स टू अ ब्लड प्रेशर इंक्रीज। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो मेनली कौन सा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जाता है? जैसे पहले भी हम एक एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर रहे हैं, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा तो बेरोरिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल जाएगा वागस नर्व के थ्रू। बेरोरिसेप्टर सेंस करेंगे, फिर वो वागस नर्व के थ्रू सिग्नल भेजेंगे। वागस नर्व के थ्रू जब भी सिग्नल जाएगा तो वो एसिटाइल कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन है तो उसमें एसिटाइल कोलिन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ। ये डायग्राम देके पूछा हुआ है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीछे जो है इस चैप्टर के अंदर बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की भी और नॉन एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन की भी। तो क्वेश्चन आ जाता होता है, अज्यूम दैट द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पूछा हुआ हमारे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स द कैरियर रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसमें ये हो रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, उसने वापस अंदर आना है, उसको वो कौन ब्लॉक करता है? यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन तो नहीं है, क्योंकि वो इसका लेना देना कोलिनर्जिक से है। एम्फेटामिन भी नहीं है। इसका आंसर है कोकेन। तो हेमिकोलिनियम, रेजरपिन, इनके और जगहों पे एक्शन है, वो नेक्स्ट हम देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द कैरियर डिनोटेड वाई इन द डायग्राम। वाई कौन सा यहाँ पे? वाई ये है कि जी हमारे पास ये वेजिकल के अंदर जाने के लिए यहाँ पे इसको रोकना है, तो इसके लिए हमारे पास जो आता है वो है रेजरपिन। ये सारी याद करने वाली चीज़ें, तो ये यहाँ पे रेजरपिन आ गया। ये हमारे 10 MCQ इस चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट MCQs हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।